हेलो जी। नमस्कार आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे, जय जोहार। चलिए दोस्तों, आज की हमारी मैथ्स की जो क्लास है इसमें हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। और ये जो टॉपिक है ये हर एग्जाम में एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से वो आपको आसान क्वेश्चन तो दे ही सकता है और यहाँ से प्रश्नों को घुमा के उसको वो टफ भी कर सकता है। बहुत ही शानदार किस्म का ये टॉपिक होता है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि आज तक आप लोगों को कभी भी ऐसा हुआ हो कि आपने इसके पहले एलसीएम एचसीएफ को पढ़ा हो और आपको समझ में ना आ पाता हो, या आपको क्वेश्चंस के जो फॉर्मूले हैं, जो इस टॉपिक के फॉर्मूले हैं, आप उनको रटना पड़ रहा हो, मैं आप लोगों से आज की क्लास में वादा करता हूं और इसको आप लोग आज की क्लास में देखेंगे भी कि आपको सिंगल फॉर्मूले को याद करने की ओर जोर नहीं देना पड़ेगा। आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक फॉर्मूला, और वैसे भी इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में ज्यादा फॉर्मूले रहते भी नहीं है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि सिंगल फॉर्मूला आप लोगों को रटने की कोशिश नहीं करना पड़ेगी। मैं आपको बाय प्रूफ बताऊंगा कि वो जो फॉर्मूला है वो आ कैसे रहा है और अपने आप में वो क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। और जो आप लोगों की डिमांड थी कि सर हमको टाइप वाइज बताइए कि सर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो उसी तरीके से मैंने आज की क्लास को पूरा कंटेंट को तैयार किया है। सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, सिंगल टाइप के क्वेश्चन भी हम अपनी क्लास में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है आज का हमारा टॉपिक, एलसीएम और एचसीएफ। ये एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए इसको समझते हैं, अभी अपन को बहुत जोर लगाना नहीं है। और इसका हिंदी में क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त। और ये जो आज की क्लास, ये क्या है, आपके मैथ्स की 17वें नंबर की क्लास है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एलसीएम। तो सबसे पहले हम एलसीएम को कवर करेंगे। एलसीएम को कवर करने के बाद में एचसीएफ को कवर करेंगे और फिर अपनी क्लास में देखेंगे कि किस तरह से आपके जो क्वेश्चंस हैं, कई बार वो एलसीएम एचसीएफ के कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। बस समझने की देरी है कि यदि आप लोगों को एक बार उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बनाने में बल्ले ही बल्ले है ना। चलो देखो क्या है। सबसे पहला हमारे पास में आता है एलसीएम अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझेंगे ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है। एक एक क्वेश्चन के धागे खुलेंगे, एक एक क्वेश्चन के धागे खुलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले तो आप ना इसकी डेफिनेशन को समझना, बस समझो, सुनो केवल। क्या कि एलसीएम क्या है, एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स। ये किसके लिए था, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी मेरे दोस्त लोग देख रहे हैं। क्या? एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय गिवन नंबर का मतलब क्या हुआ, वह सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से, क्या, दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अर्थात वह सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। एक बहुत शानदार एग्जांपल लेंगे, है ना, एक बहुत ही शानदार एग्जांपल लेंगे और उसके माध्यम से हम समझेंगे ये एलसीएम हमारा होता क्या है। चलिए देखिए क्या है। सपोज मानिए कि आपके पास में 3 ट्रेन है। अपन ने ले लिया पहला ट्रेन नंबर 1, दूसरा हमने ले लिया ट्रेन 2, और इसके बाद में हमारे पास में एक तीसरी ट्रेन है, उसको हमने नाम दे दिया ट्रेन नंबर 3। ठीक है, चलिए इससे देखते हैं क्या है कि हमारे पास में 3 ट्रेन है। अब कंडीशन क्या होती है कि 3 ट्रेन है लेकिन हमारे पास में क्या है, जो रेलवे पटरी है, जो रेलवे पाथ है, वो हमारे पास केवल एक है। 3 ट्रेन है और रेलवे पटरी कितनी है, ये क्या है, हमारा रेलवे ट्रैक है, जिसमें जो इश्क के घायल लोग होते हैं कई बार क्या करते हैं, अपनी आहुति दे देते हैं, किसमें, रेलवे ट्रैक में। लेकिन हमको तो फर्क पड़ता है नहीं है भाई, 1 जाए 4 आए, 4 आए 6 जाए, ठीक है, अपने को टेंशन नहीं लेना है। क्यों? कि भैया हमको क्या निकालना है, एग्जाम निकालना है, और एग्जाम निकालेंगे तो फिर क्या होगा आप लोगों को पता है। तो देखो ये क्या हो गया, हमारा रेलवे ट्रैक हो गया। अब आपको देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन आपको ये दिया हुआ है कि हमारे पास में 3 ट्रेन है और रेलवे पटरी भाई एक ही है। अब क्या बोलता है कि जो आपकी पहली ट्रेन है ना, ये हर तीसरे दिन, सप्ताह के हर तीसरे दिन, सप्ताह के हर तीसरे दिन, क्या, पहली ट्रेन जो है वो सप्ताह के हर तीसरे दिन चलती है। जो आपकी दूसरी ट्रेन है ये सप्ताह के प्रत्येक चौथे दिन चलती है। ये क्या करती है, ये आपके 4th डे में, सप्ताह के हर चौथे दिन चलती है।
और ये जो आपकी तीसरी ट्रेन है ये सप्ताह के हर 5वें दिन चलती है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो रहा है क्या है कि हमारे पास में 3 ट्रेन है। एक ट्रेन क्या है कि सप्ताह के प्रत्येक तीसरे दिन, सपोज मान लो कि आपका कोई सप्ताह है, आपका कोई वीक है, उसकी शुरुआत किससे होती है? मंडे से हो रही है। तो मंडे को यदि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अर्थात बुधवार, तो जो पहली ट्रेन सपोज वो क्या है, हर बुधवार को चलती है। यदि इस हफ्ते में बुधवार को चली है तो आने वाले हफ्ते में फिर मतलब फिर वो जैसे आज चली है बुधवार को, फिर 3 दिन बाद चलेगी, फिर उसके 3 दिन बाद चलेगी, अर्थात हर थर्ड तीसरे दिन चलती है वो। जो आपकी दूसरी जो आपकी ट्रेन नंबर 2 है वो हर चौथे दिन चलती है। सपोज मान लो कि आज क्या है, यहां पास देखना, आज मान लो सोमवार है, तो ये जो आपकी ट्रेन पहली ट्रेन है आज चली है सोमवार को। अब सोमवार छोड़ के मंगल, बुध, गुरु, सोम को चली तो सोम से मंगल, बुध, गुरु, अब क्या करेगी? उसके 3 दिन बाद फिर चलेगी। तो अब कहने का मतलब यहां पास क्या था कि ये जो आपकी पहली ट्रेन है, ये जो आपकी पहली ट्रेन है ये क्या है? सप्ताह के हर तीसरे दिन चलती है। जो आपकी दूसरी ट्रेन है ये सप्ताह के चौथे दिन, और तीसरी ट्रेन सप्ताह के 5वें दिन चलती है ना। अब क्या है देखिए समझिए, तो अपन को पता ये करना है कि ये तीनों ट्रेन चल किस में रही है? एक पटरी में चल रही है। तो बताइए कि ऐसा कौन सा दिन होगा, ऐसा कौन सा दिन होगा, एक दिन तो ऐसा आगे ही आएगा, तो ऐसा कौन सा दिन होगा जब ये तीनों ट्रेन इस पटरी पे एक साथ चलेंगी और इन तीनों की भिड़ंत हो जानी है। तो ये तीनों ट्रेन ऐसे एक कोई ना कोई एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन ये तीनों ट्रेनें उस पटरी पर एक साथ होंगी, और हमको उस दिन को बचाना है, हमको वो दिन पता लगाना है कि जिस दिन ये ट्रेनें तीनों ट्रेनें उस पटरी पर होंगी, ताकि हम इनको उस दिन क्या कर सके, 2 ट्रेनों को रोक सकें। तो बेसिकली हमको यह पता करना है कि वह दिन कौन सा होगा जिस दिन ये तीनों ट्रेनें पटरी पर एक साथ होंगी। यदि हमको ये दिन मालूम पड़ गया तो हम क्या करेंगे, उस दिन कोई 2 ट्रेनों को रोक देंगे ताकि क्या हो, इनका एक्सीडेंट ना हो। यही आपका एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। यहां से आपकी डेफिनेशन कैसे क्लियर होगी मैं आपको समझाता हूं। अब देखो क्या है, हर तीसरे दिन चलती है। यदि आज चली है तो 3 दिन बाद चलेगी, तो छठवें, आज चली है, फिर उसके 3 दिन बाद अर्थात छठवें दिन, फिर कब चलेगी? 9वें दिन, फिर कब चलेगी? 12वें दिन। ऐसे करते करते ये आगे चलती रहेगी। यहां समझ में आ रहा है? ये जो आपकी चली कब है? ये चली आपके चौथे दिन, फिर 4 दिन बाद 8वें दिन, फिर उसके बाद में 12वें दिन, फिर कब चलेगी? 16वें दिन। ऐसे करते करते 4-4 दिन का इसके बीच में गैप रहेगा। ये जो आपका ट्रेन है, ट्रेन नंबर 3 है, इसको समझना, ये आपकी चल रही है अभी, फिर 5वें दिन चलेगी अर्थात 10वें, फिर 5 दिन के बाद 15वें दिन पे, फिर उसके 5 दिन बाद 20वें दिन पे। ऐसे करते करते क्या है, ये भी आगे बढ़ेगी। अब यदि आप यहां पास देख रहे होंगे तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये जो 3, 6, 9, 12, 15, 18 3-3 के गैप में आगे बढ़ रहा है, हर तीसरे दिन ये ट्रेन चल रही है। तो यहां से आपको समझ में क्या आ रहा है, हम यहां पास कर क्या रहे हैं? देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ये क्या है? ये आपका 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 की टेबल चल रही है। यदि आपको समझ में आया होगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ये क्या चल रहा है? आपका 4 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं हम। यहां देखिए 5, 10, 15, 20, 25, ये क्या कर रहे हैं? हम 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं। तो यदि आप इस पहाड़े को आगे बढ़ाते हैं, इस टेबल को आगे बढ़ाते हैं, तो बताओ मेरे को ऐसा कौन सी संख्या होगी जहां पास ये तीनों एक होंगे? तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाता हूं। तो यहां पास एक कंडीशन आएगी, जब आप इस 3 के पहाड़े को आगे बढ़ाओगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 करके, तो एक समय आएगा कि यहां पास एक संख्या आएगी 60। क्या होगा? 60, अर्थात 3 में यदि आप 20 का गुणा करते हो तो क्या होगा? अर्थात 3 का पहाड़ा जब आप 20वीं बार पढ़ोगे, 3 का पहाड़ा जब आप 20वीं बार पढ़ेंगे तब क्या आएगा? 60 आएगा। ठीक उसी तरह से जब आप 4 का पहाड़ा 15वीं बार पहुंचोगे, 4 15वां कितना होगा आपका? 60 होगा। समझना। उसी तरीके से जब आप 5 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 12, जब 12वें बार पहुंचोगे, 5 12 कितना होगा आपका? 60। यहां तक आपको क्लियर हुआ? तो देखो पहली बार क्या होगा कि जब आप इस पहाड़े में आगे बढ़ रहे हो तो 60 आया, इस पहाड़े में भी आप आगे बढ़ रहे हो, यहां भी एक संख्या आगे बढ़ते बढ़ते, ये क्या हो रहा है? हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते बढ़ते यहां भी एक बार 60 आया, यहां भी एक बार 60 आया। अभी एक ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा यहां से इसको हटा रहा हूं, अभी अपनी रेलवे की पटरी को थोड़ा सा हम साइड में करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है यहां से समझना। 60 हुआ, ये अब आगे बढ़ते जाएगा, एक बार फिर एक कंडीशन आएगी 120 की। यदि आप 3 के पहाड़े को आगे बढ़ाते जाओगे तो बताओ मेरे को कि 3 का पहाड़ा 20वीं बार में कितना आया है? 60।
तो 40 का गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 4 3 12, 40वीं बार में जब आगे बढ़ते जाओगे तो 120 आएगा। ठीक उसी तरह से जब आप 4 के पहाड़े में आगे बढ़ोगे तो 4 में कितने का गुणा कर दोगे, 4 में हमने 15 का गुणा किया था 60 आया था, तो 4 में आप 30 का गुणा करोगे, अर्थात 4 के पहाड़े में आगे बढ़ते 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 जब आप 30वीं बार पहुंचोगे तो क्या आएगा, आपका 120 आएगा। और ठीक इसी तरह से जब आप 5 के पहाड़े में आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा, आपका यहां से 120 आएगा। यहां से हमको एक कहानी क्लियर हो रही है। अब कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, धीरे धीरे धागे खुल रहे होंगे कि देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि 3 के पहाड़े में एक बार 60 60 60 तीनों में आया, दूसरी बार 120 120 120 तीनों में आया। तो यहां से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, 60 60 में 60 और जोड़ेंगे 120, 120 में 60 और जोड़ोगे तो क्या होगा, 80, 180, 180। तो यहां से एक बात आप लोग समझना कि क्या है कि जो जो पहली ट्रेन है, जब ये चलते 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 जब ये 60वां दिन आएगा, 60वां दिन आएगा तो 60वां दिन जो पहला होगा, अर्थात ये जो आपका जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां समझना, देखिए ये जो आपका 60 आया, ये आपका 120 आया और यहां से क्या आया, ये आपका 180 आया। अब यहां से आप समझो कि हमको यहां से ये मालूम पड़ गया कि जो हमारी रेलवे पटरी थी, क्या यहां पास जो हमारी रेलवे पटरी थी, तो हमको ये मालूम पड़ गया कि 60वें दिन क्या होगा कि तीनों ट्रेनें पटरी पे एक दिन पे होंगी। 60वां दिन वो दिन होगा कि जब तीनों ट्रेनें एक साथ पटरी पे होंगी। तो हम क्या कर देंगे, उस 60वें दिन में 2 ट्रेनों को बोलेंगे कि भाई आप आज रुक जाओ, क्योंकि आज तीनों की तीनों ट्रेनें एक ही पटरी पे हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये पटरी वाली कहानी को अब करते हैं किनारे, अब आते हैं अपने एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट पे। तो यहां से आप एक चीज देखो, अब फिर से भाई पटरी को हटाओ, पटरी वाला काम हो गया। हमको ये मालूम पड़ गया कि 60वें दिन, 120वें दिन, 180वें दिन, ऐसे करते करते 60 हर 60 दिन बाद में क्या होगा, ये तीनों ट्रेनें पटरी पर एक साथ आएंगी। तो हमको यहां से ये मालूम पड़ गया कि हर 60वें दिन, 60वें दिन, 120वें, 180वें, 180 में 60 और जोड़ दोगे तो ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो हमको यहां से ये मालूम पड़ गया कि भाई जैसे ही आपका 60वां दिन आएगा और उसके बाद फिर अगला 60वां दिन, तीनों ट्रेनें क्या होंगी, एक पटरी पे होंगी। तो उस दिन हमको किसी 2 ट्रेनों को रोक देना है ताकि एक्सीडेंट ना हो। अब ट्रेन वाली कहानी को करते हैं किनारे, समझते हैं अब जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है। क्या देखो क्या बोल रहा है, ये 60 क्या है, 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 60 आया, 120 आया, 180 आया। ये 3 का साथ, ये 6 9 12 क्या है, ये 3 के क्या है, ये 3 के फैक्टर है, ये 3 के गुणज है, बोलते हैं ना भाई। देखो किसी संख्या के गुणज का मतलब क्या होता है कि इसमें वो संख्या छुपी होती है। 6 में 3 छुपा हुआ है, 9 में 3 छुपा हुआ है, 12 में भी 3 छुपा हुआ है, 3 चौको 12, 3 तिहाई 9, 3 दूना का 6। तो ये सब क्या है, ये 6 9 12 60 120 180 क्या है, ये 3 के ही गुणज है, 3 के ही फैक्टर है। ठीक उसी तरह से जो आपका 4 है, तो 4 में भी जो 60 है, 120 है, 180 है, ये सब क्या है, 4 के भी फैक्टर हैं। और सिमिलरली क्या, ये 60 120 और 180 ये 5 के भी फैक्टर हैं। अब आप देखो इन तीनों ही संख्याओं के पहाड़े में आपको कॉमन क्या क्या दिख रहा है, तो आप बताओगे सर इन तीनों ही संख्याओं के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में और 5 के पहाड़े में, समझना 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में और 5 के पहाड़े में हमको जो कॉमन दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो बताइए क्या दिखाई दे रहा है। एक हमको दिखाई दे रहा है 60, दूसरा हमको दिखाई दे रहा है 120 और तीसरा हमको क्या दिखाई दे रहा है यहां से 180। इन तीनों के पहाड़े में हमको ये संख्याएं क्या दिखाई दे रही हैं, बताइए, कॉमन दिखाई दे रही हैं। कॉमन दिखाई दे रही है ना। देखो पहले वाले में भी 60 है, दूसरे वाले में भी 60 है और तीसरे वाले में भी 60 है, इसमें भी 120 120 120 180 180 180। समझ में आ रहा है ना ये कहां से आया है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है कि हम पहाड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस आप 3 के पहाड़े को आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, वो तो असंख्य तक पहुंच जाएगा। तो ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हो रहा है कि ये तीनों संख्याओं के पहाड़े में ये संख्याएं क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। कॉमन का मतलब क्या होता है, सब में ये समान है। अब आप बताओ ये 60 120 180 क्या है, ये क्या है, इन संख्याओं के 3 के क्या है, फैक्टर है, क्या है, गुणज है। तो क्या है ये कॉमन, ये सब क्या है, ये कॉमन फैक्टर है। ये आपको पकड़ में आया कि नहीं आया। देखो 6 80 120 सॉरी 60 120 180, 60 120 180, ये सब क्या है, देखिए कॉमन आ रहा है तीनों में, तो हमने लिख दिया कॉमन। फिर क्या है, ये फैक्टर्स हैं किसके, ये 3 6 9 ये सब किसके हैं, ये 60 120 180 किसका फैक्टर है, 3 का फैक्टर, तो हमने क्या लिख दिया, कॉमन फैक्टर।
फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणज। अब आप बताओ कि हमको ये मालूम पड़ गया कि भाई ये सब क्या है, 60, 120, 180 क्या है? कॉमन फैक्टर है। इन कॉमन फैक्टर में सबसे छोटा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 60, 120, 180 में सबसे छोटा कॉमन फैक्टर कौन सा है? बताइए मेरे को आप। तो आप बताओगे सर यहां पास ये जो 60 है ना, ये जो 60 है, इन छह मतलब 60, 120, 180 में इन तीनों कॉमन फैक्टर में सबसे छोटा कौन सा है? ये 60 है। क्या है ये? सबसे छोटा है। छोटा को क्या बोलते हैं? लीस्ट। तो हमको क्या मिल गया? लीस्ट कॉमन फैक्टर। क्या मिल गया हमको? लीस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां से आप लोगों को समझ में आया होगा। बिलीव मानिए, आप पूरे किसी भी टीचर से आपको पूछना होगा, आप जाइए उनसे पूछिए कि बताइए सर ये आखिर लीस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया हूं, बिलीव करिए आप लोगों को शायद कोई दूसरा ना बता पाए, क्योंकि मैं काफी समय देता हूं कि जो कोई भी जब जब भी आपने देखा होगा, यदि आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, यदि आपने एसआई पढ़ा होगा, मेरी क्लास देखा होगा, तो मैं कोशिश करता हूं कि हर चैप्टर के हर टॉपिक की शुरुआत में मैं आप लोगों को बताऊं कि उस टॉपिक का मतलब क्या होता है। आपने यदि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा तो मैंने आपको वहां बताया था कि ब्याज होता क्या है। यदि आपने परसेंटेज मेरे से पढ़ा होगा, मेरी क्लास देखी होगी, तो मैं आपको वहां बताया हूं कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है। ठीक उसी तरह से मैं आपको यहां बता रहा हूं कि एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने यहां पास क्या देख लिया कि 60, 120, 180 क्या है? कॉमन फैक्टर्स हैं। और इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? तो आप कहोगे सर 60 है। तो छोटा, सबसे छोटा का मतलब क्या होता है? लीस्ट। बोलते हैं ना सबसे छोटा अर्थात लीस्ट। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हमको यहां से क्या मिल गया? इसी को हम बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम इसी का क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको समझ में आ गया। तो अब आपको यहां से ये समझ में आ रहा होगा कि यदि आपसे कह दे कि एलसीएम किसका निकालना है, आपको 3, 4 और आपको 5 का एलसीएम निकालना है, तो क्या बताओगे आप? 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा? आप बता दोगे 60। 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा? 60। कैसे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका जो फुल फॉर्म होता है फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या है? गुणनखंड या गुणनफल। तो यहां पर समझिएगा ये जो फैक्टर का मतलब क्या हो रहा है। देखिए ये सब क्या है? आपके 3 के गुणनखंड है। क्या है? 3 के गुणनफल है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? मल्टीपल भी कह सकते हैं। फैक्टर्स को हम मल्टीपल भी कह सकते हैं। तो यहां पास में क्या हो गया? ये आपका लीस्ट कॉमन फैक्टर्स आ गए। ये क्या आ गया? आपका लीस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? चलिए इसको नोट करिए। और चलो आप अपनी सहूलियत के लिए, मैं आपको कंफ्यूजन होगा तो मैं यहाँ पास आपको बता देता हूँ। तो क्योंकि क्या रहता है ना, कई स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम के नहीं होते हैं उन्हें यहाँ पास कंफ्यूज होता है कि सर फैक्टर और मल्टीपल में। तो यहाँ पास इसको आप फिर से समझ जाओ। इसको आप बोल सकते हो मल्टीपल। क्या? मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणनफल। तो ये जो आपके 3 के 6 क्या है? 3 का एक गुणनफल है। 9 क्या है? 12 क्या है? ये सब 3 के एक गुणनफल है। तो इसको आप करेक्ट कर लेना है ना। फैक्टर और मल्टीपल में थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है। तो ये सब क्या है? आपके मल्टीपल्स में क्या है? ये 60 क्या है? 3 का एक मल्टीपल है। 120 क्या है? 3 का एक मल्टीपल है। तो ये क्या हो गया? देखिए ये सब में 60, 120, 180 ये तीनों में ही क्या है? कॉमन है। तो इन तीनों को हमने क्या है? कॉमन है, तो हमने क्या लिख दिया? कॉमन लिख दिया। सभी क्या है? एक दूसरे के मल्टीपल है। ये क्या है? 60 क्या है? 120 क्या है? ये मल्टीपल है किसका? 3 का। तो कॉमन मल्टीपल। और इन सब कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा कौन सा है? तो आप बोलोगे 60 है। तो क्या हो गया? आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात एलसीएम। अर्थात एलसीएम। ठीक है, तो उसको आप मैंने इसलिए करेक्ट कर दिया कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन हमारी हिंदी में क्या होता है? बड़ा कंफ्यूजन रहता है गुणनफल और गुणनखंड में। ठीक है, ताकि वहां पास आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने अभी क्लियर कर दिया है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात एलसीएम। तो ये क्या है? देखिए ये किसका था? ये 3, 4, 5। तो यहां से हमको ये समझ में आया कि यदि हमसे कहता है कि एलसीएम ऑफ 3, 4, 5, 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बताएंगे 60 होगा। अभी इतना समझिए। अभी मैं आपको इसकी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सब परिभाषाएं बताऊंगा। समझ में आएगा आपको कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। अभी हमने समझा कि एलसीएम होता क्या है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बतलाता हूं आपको। देखिए ये तो हो गया पहला तरीका। अब यदि आपसे कह दे कि आपको एलसीएम निकालना है किसका? आपको एलसीएम निकालना है 3, 4, 5। तो आपको एलसीएम निकालने के मैं कुछ सिखाता हूं। दो तरीके होते हैं।
एक होता है हमारा फंडामेंटल मेथड, तो वो कैसे निकालते हो आप, इस तरीके से लिखते हो, ये बनाते हो आप इसको ऐसे 3 4 5 वर्गमूल, इसको वर्गमूल तरीका बोलते हैं। अब देखो ये संख्या किससे विभाजित होंगी, 3, तो 3 एक बार जाएगा, ये 4 उतर जाएगा और ये 5 का यहाँ 5 आ जाएगा। फिर किससे ये जाएगा, 4 से विभाजित होगा तो एक बचा था यहाँ पास, ये 4 एक कम 4, ये यहाँ पास 5 आएगा। फिर इसके बाद में ये 5 किससे कटेगा, तो आप लिखोगे यहाँ 5, ये एक यहाँ एक रहेगा, ये एक यहाँ सेम रहेगा और 5 एक कम 5, तो आपका एलसीएम कितना आएगा। तो क्या करते थे आप, इन तीनों को गुणा करते थे, तो क्या लिख दोगे, 3 गुणे 4 गुणे 5, कितना आएगा 60। एक तरीका तो ये है निकालने का एलसीएम, जो कि हमको एग्जाम में भूल के भी इस तरीके से हमको फॉलो नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए है कि आपको एलसीएम निकाला कैसे जाता है। सपोज यहां से चलिए एक और निकाल के बताइए। देखिए यदि हमसे कह दे कि आपको 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालते थे, देखो ये 2 से भाग देंगे तो 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग दोगे तो कितना होगा, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, ठीक है। अब इसके बाद में फिर 2 से भाग दोगे तो ये 3 यहाँ पर सेम उतरता है नीचे, और 2 दूनी का 4, फिर 2 से भाग दोगे तो ये 3 उतरेगा, ये एक कम, और फिर इसको आपको कब तक करते चलेंगे, जब तक कि पूरा एक एक ना आ जाए। फिर 3 से भाग दोगे तो 3 एक कम 3, और ये एक यहाँ था, तो कितना आ गया आपका एलसीएम, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, दूनी के 16, और 16 तिहाई 48, तो कितना आ गया, ये आपका 48 आ गया। अब आता है, ये तो हमारा था बेसिक मेथड, समझिए कि अब हमको एग्जाम में निकालना कैसे है, मैं आपको वो बतलाता हूं। तो आपको एलसीएम निकालने का ये जो बता रहा हूं, ये पहला तरीका बता रहा हूं, ये इस तरीके को मैं काउंट, इस टाइप को मैं काउंट ही नहीं करता हूं। क्यों, ये सबसे बेसिक मेथड है, हमको एग्जाम में इसको यूज बहुत रेयर केस में करना है, बहुत रेयर केस में, ठीक है। तो हमको जो यूज करना है तो उसके अंतर्गत मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूं। क्या, जब कभी भी आपको किसी भी संख्याओं का, 3 संख्याएं दी हो, 5 संख्याएं दी हो, जो जितनी भी आपको संख्याएं दी हो, आपको क्या करना है, आपको उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या को देखना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताइए, इन 3 4 5 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे सर इसमें से 5 है। बड़ी संख्या को पकड़ लो और उसका पहाड़ा पढ़ो, पहाड़ा तो आपको आता ही होगा इतना, तो 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 एक कम 5। और एलसीएम की परिभाषा क्या होती है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए का मतलब क्या होता है, आपको कौन कौन सी संख्याएं दी हुई हैं, तो आप बताओगे सर 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो वह संख्या ज्ञात करना है जो 3 4 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या, पूर्णतः विभाजित हो जाए, और कैसी, छोटी से छोटी संख्या हो, छोटी से छोटी संख्या हो। तो समझना, देखो अगले, अभी जो हम इसके पहले एक क्वेश्चन देखे थे, तो आपने यदि वहां देखा होगा, यदि आपने वहां देखा होगा, जब मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, तो 3 के पहाड़े में हमारे पास में कॉमन मल्टीपल फैक्टर्स क्या क्या आ रहे थे, तो एक हमारे पास में 60 आया था, एक हमारे पास में 120 आया था, और एक हमारे पास में 180 आया था। तो ये जो 60, 120 और 180 है, ये तीनों संख्याएं है ना, ये 3 4 और 5 से पूरी तरह विभाजित हैं। लेकिन हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो यहां 60, 120 और 180, ये तीनों ही संख्याएं इससे विभाजित हो रही हैं, लेकिन हमको क्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, आपका 60 है। तो देखो पहले मेथड में क्या करना है, आपको सबसे बड़ी संख्या को पकड़ना है, वो क्या है आपका 5, और 5 का पहाड़ा पढ़ो। 5 का पहाड़ा कब तक पढ़ना है, जब तक कि उस पहाड़े की जो आपको कब तक पढ़ना है, जब तक कि वो 3 4 और 5 से विभाजित ना हो जाए। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 एक कम 5, सबसे पहले पढ़िए 5 एक कम 5, कितना आया 5। क्या 5 3 और 4 से विभाजित है, नहीं है। 5 दूनी का 10, क्या आपका 10 3 4 5 से विभाजित है, 5 से तो है ही है, लेकिन 3 और 4 से नहीं है। 5 तिहाई 15, क्या 15 3 और 4 से विभाजित है, नहीं है। 5 चौक 20, 20 4 से विभाजित है, लेकिन 3 से विभाजित नहीं है। और हमको वो संख्या निकालनी है जो इन सभी से क्या हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 20 क्या है, आपके 4 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है, लेकिन 3 से विभाजित नहीं है। 5 पच्चे 25, बताओ मेरे को, 25 5 से विभाजित है, 4 से विभाजित होगा, नहीं होगा, और 3 से भी नहीं होगा। 5 छक्का 30, बताओ मेरे को, क्या आप 30 आपका 4 से विभाजित है, नहीं है, 3 से है। जो आपका 30 है ये आपके 5 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, लेकिन 4 से विभाजित नहीं हो रहा है। फिर आगे बढ़ो, तो 5 सत्ते 35, अब आप बताओ मेरे को, क्या 35 हो रहा है, तो आप बताओगे सर 35 ना 4 से हो रहा है ना 3 से हो रहा है। आगे बढ़ोगे, 5 अट्ठे 40,
तो 40 जो है वो आपका 5 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है, पर 40 जो है वो आपके 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते जाओ। अभी आपको लग रहा होगा सर क्या एलसीएम निकालना इतना कठिन होता है? अरे भाई मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए क्या एक एक में स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? ये समझने के लिए है केवल। अभी तो आप देखना बिल्कुल चुटकियों में हम क्या करेंगे, एलसीएम को निकाल देंगे एकदम आसान तरीके से। अब आप आगे बढ़ते जाओगे तो आप कहां पहुंचोगे, 60 पे पहुंचोगे। 60 पे पहुंचोगे तो अब देखो, जब आप 60 पे पहुंचोगे तो ये 60 है, ये 3 से भी विभाजित हो रहा है, 4 से भी हो रहा है और 5 से भी हो रहा है। तो पहली संख्या हमको पहाड़े पढ़ने में क्या मिली, हमको 60 मिला। और 60 संख्या जो है, जो 60 संख्या 60 है, ये इन तीनों से विभाजित है। तो आपका 3 4 5 का पहाड़ा जब आपने पढ़ा तो आपको मिला 60, और ये जो 60 है इन तीनों संख्याओं से क्या है, विभाजित है। चलिए अब उस क्वेश्चन को देखते हैं जो हमने सेकंड क्वेश्चन लिया है। इसको मैं हटाता हूं। देखो क्या है हमारे यहां पास में, यदि आपसे बोल दे एलसीएम ऑफ, यदि आपसे बोल दे एलसीएम ऑफ 12 और 16, बताओ इसका हमारा एलसीएम कितना आया था, 48 आया था। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 16 है। 16 का पहाड़ा पढ़ो, 16 दूनी 32। क्या 32 आपका 12 से विभाजित है, पूरी तरह नहीं है। 16 तिहाई 48, क्या 16 तिहाई 48, तीन आगे 16 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 16 दूनी 32, लेकिन 32 तो हमारा 12 से विभाजित नहीं होता है। आगे बढ़ोगे, 16 तिहाई 48, 48 आपके 12 से भी विभाजित है, 12 चौक 48। तो जो आपका 48 है वो आपके 12 से भी विभाजित है और 16 से भी विभाजित है। तो हमको इसका क्या मिल गया, आपका 48 मिल गया। ये हो गया आपका एलसीएम निकालने का पहला तरीका। क्या हो गया, ये आपके एलसीएम निकालने का पहला तरीका हो गया। तो अभी तक हमने बेसिकली दो तरीके देख लिए, एक सबसे फंडामेंटल तरीका निकालने का, और उसके बाद में मैंने आपको बताया सेकंड मेथड कि दी हुई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़िए और चेक करते जाइए कि जो संख्याएं हैं, वो जो आपकी संख्या आ रही है वो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ, इसको नोट करिए, आगे समझते हैं फिर। देखिए भाई, अब आप कुछ डेफिनेशंस आती हैं, उनको समझना। डेफिनेशन क्या है, देखो एलसीएम ऑफ, जैसे कि आपको मैंने बोल दिया 3 4 5, ये किसके बराबर होगा समझना। 3 4 5 का एलसीएम निकाल लो, या आपको बोल दे एलसीएम ऑफ, या आपको बोल दे क्या, एलसीएम ऑफ 5 4 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संख्याएं तो वही की वही हैं, चाहे आप 3 को पहले लिखो चाहे आप 3 को लास्ट में लिखो, तो ये क्या होगा, दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद में एक प्रॉपर्टी और आती है, यदि आपको कह दे एलसीएम ऑफ, यदि आपसे कह दे एलसीएम ऑफ 3 4 5, तो ये किसके बराबर होगा, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये बराबर होगा एलसीएम, किसके बराबर होगा, एलसीएम ऑफ, फिर एलसीएम ऑफ 3 4 और ये 5। समझना इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि पहले हम एलसीएम इसका 3 और 4 का निकालते हैं, और उसके बाद में जो हमने 3 और 4 का एलसीएम निकाला और जो इसका हमारा रिजल्ट या परिणाम आया, और साथ में 5 का, समझना इसका मतलब क्या है। यदि आप एलसीएम किसका निकालना है, आपको 3 और 4 का निकालना है, तो बताओ कितना आएगा। बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है। 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 दूनी की 8, सबसे पहला 4 दूनी की 8, 8 3 से विभाजित नहीं है, 4 तिहाई 12, 3 12 जो है 3 से विभाजित है, हाँ होगा। तो हमारा 3 और 4 का क्या आ गया, आपका एलसीएम 12 आ गया। तो ये क्या आ गया यहां पर समझना। देखो मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं, क्या लिखा हुआ है, ये आपका एलसीएम। अब आप बताओ ये क्या है, अंदर एलसीएम कितना, 3 और 4 का कितना आ गया, 12 आ गया। और क्या बचा था यहाँ पास, ये 5 था, 5 को हमने यहाँ उतार दिया। अब आप बताओ 12 और 5 का एलसीएम क्या होगा। दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है। 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 दूनी 24, 5 से विभाजित होगा, नहीं होगा। 12 तिहाई 36, क्या 5 से विभाजित होगा, नहीं होगा। तो कितना हो गया, 12 चौक 48, क्या 5 से विभाजित होगा, नहीं होगा। 12 पंचे 60, हाँ। अब जो 60 है वो 12 से भी विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा, तो कितना आ गया आपका, ये 60 आ गया। तो हमने अभी देखा था कि जो आपका एलसीएम 3 4 5 का जो एलसीएम था वो कितना था, 60 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एलसीएम ऑफ 3 4 5 बराबर किसका होगा, एलसीएम ऑफ 3 और 4 और ये कॉमा क्या, 5। ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। तो इसका सेम मतलब हुआ, या तो क्या कर दीजिए आप 5 और 4 का एलसीएम निकाल लो,
ये जो आपको मैंने अंदर 3 4 लिखा है, यहाँ पास आप 5 और 4 भी लिख सकते हो, यहाँ पास आप 3 और 5 भी लिख सकते हो, और यहाँ पास मतलब संख्याओं को अब आगे पीछे कर दो, उत्तर इसका एक ही आना है, 60 आना है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी हो गई और दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, इसको नोट करिए, आगे समझते हैं। चलिए देखिए, अब हमारे पास में हम बात कर ले टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। तो अब हमारा जो अभी तक मैंने बताया वो तो क्या था, लोग तो उसको भी बोलते हैं कि पहला टाइप दूसरा टाइप, लेकिन अब हमारा वो बेसिक फंडामेंटल था। अब हम बढ़ते हैं अपने एलसीएम के पहले टाइप की ओर। देखिए क्या बोल रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं का, क्या सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले समझना क्या है, ये सह अभाज्य क्या होता है। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये आखिर सह अभाज्य होता क्या है। सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं समझिएगा, ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जो एक दूसरे से विभाजित ना हो। दी हुई वह संख्याएं जो एक दूसरे से विभाजित ना हो। अब आप मेरे को बताओ कि आपके पास में क्या है, 3 है, यहां 4 है और 5 है। क्या ये संख्याएं आपस में एक दूसरे से विभाजित है? क्या 4 3 से विभाजित है? अब ये मत बोलने लगना कि सर हाँ सर 4 को 3 से विभाजित देंगे तो कितना आएगा, 1.1234। वैसे वाली बात नहीं कर रहे हैं, पूर्णतः है, कंप्लीटली डिविजिबल। क्या पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। क्या 3 और 4 एक दूसरे से पूर्णतः विभाजित है? नहीं है। क्या 3 और 5 एक दूसरे से कंप्लीटली डिविजिबल है? नहीं है। क्या 4 और 5 है? नहीं है। अर्थात ये तीनों ही संख्या 3 4 5 एक दूसरे से विभाजित नहीं है। तो इनको हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर कहते हैं। वह संख्याएं जो आपस में एक दूसरे से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, क्या कहलाती हैं, आपकी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप परिभाषा को। वह संख्याएं जो आपस में एक दूसरे से विभाजित, पूर्णतः विभाजित ना हो, क्या कहलाती हैं, आपकी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नोट करिए इसको। तो हमने सबसे पहले क्या समझ लिया कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब हमसे क्या बोल रहा है, ये आपसे प्रॉपर्टी बोल रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनके गुणनफल के उनके मल्टीप्लिकेशन पे, उनके गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है आप समझना। क्या बोल रहा है, देखो कि एलसीएम ऑफ आपको दिया हुआ है क्या, 3 4 और ये 5। अब हमने ये देख लिया कि ये 3 4 5 है, ये संख्याएं कैसी हैं, सह अभाज्य है। इनमें से कोई भी संख्या आपस में एक दूसरे से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है। तो हमको ये मालूम पड़ गया कि 3 4 5 क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, और इनका एलसीएम किसके बराबर होता है, उनके गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो ये तीनों क्या है, सह अभाज्य हैं, इनका एलसीएम क्या होगा, इनके गुणनफल के बराबर होगा। ये क्या हो गया, इनके गुणनफल के बराबर होगा। देख लो तो कितना आएगा, 3 चौको 12 पंचे 60। तो 3 4 5 यदि कोई भी संख्या हो, यदि कोई भी आपके साथ में अभी आपके सामने कोई भी मतलब सह अभाज्य संख्याएं हो, तो उनका गुणनफल क्या होता है, उनका गुणनफल ही क्या होता है, वो आपका एलसीएम होता है। चलिए ये हुआ, इसको नोट करिएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज मान लो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एलसीएम ऑफ, यदि मान लो कि आपके पास में कोई एक संख्या है, इसको आप बोल दो फर्स्ट नंबर गुणे, या गुणा नहीं, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। कोई हमारे पास में 2 संख्याएं हैं, तो क्या होगा, किन्हीं भी 2 संख्याओं का, हमारे पास में कोई 2 संख्याएं हैं। चलो एक काम करो, यहां पास इसको आप ऐसे लिख लो, एलसीएम ऑफ एक्स है, और हमारे पास में 2 संख्याएं हैं एक्स और वाई। ये किसके बराबर होगा, ये एक्स और वाई के गुणनफल के बराबर होगा। इसको आप नोट कर लो, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही आसान है, लेकिन अभी आगे इस पर क्वेश्चन बनते हैं। एचसीएफ और एलसीएम के जब कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं तो इस पर बनते हैं। ये फॉर्मूला वहां पास बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। तो देखो यहां पास हमने क्या रटा, क्या कुछ,
हमने क्या यहाँ पर रटने की कोशिश की कि आखिर भाई जो एलसीएम है 3, 4, 5 का, वो किन्हीं भी सह अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो उनके गुणनफल के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी क्या आपको रटना पड़ रही है? नहीं, हमको मालूम पड़ गया कि यदि हमने क्या किया, हमारे पास में सह अभाज्य संख्याएं हैं और हमने उनका गुणा करके देखा, तो हमको मालूम पड़ा कि अरे भाई जो सह अभाज्य संख्याएं हैं, यदि हम उनको डायरेक्टली गुणा कर देते हैं तो हमको तो क्या मिल रहा है, उन संख्याओं का एलसीएम मिल जा रहा है। तो हमको यहां से ये मालूम पड़ा कि किन्हीं भी सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होता है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आओ देखो, यदि आपसे एक बोल दे, देखिए अगला वो क्वेश्चन हमारे पास में है कि नहीं है, आ गया। देखो अब आपका आता है टाइप 2। देखना ये क्या है, अभी आपने देखा टाइप 1, अब आता है टाइप 2। क्या निकालना है आपको? एलसीएम ऑफ 12 एंड 15। आपको 12 और 15 का क्या निकालना है? आपको एलसीएम ऑफ, आपको 12 और 15 का क्या करना है? आपको एलसीएम निकालना है। अब आप मेरे से क्या कहोगे, सर ये जो 12 और 15 है, अभी आप हमको बता के गए हो कि दो संख्याएं यदि एक दूसरे से पूर्णतः विभाजित ना हो, दो संख्याएं यदि एक दूसरे से पूर्णतः विभाजित ना हो तो क्या होती है? सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहां 12 और 15 एक दूसरे से पूर्णतः विभाजित नहीं है। यहां 12 और 15 एक दूसरे से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो क्या करते हैं हम? एक काम करते हैं, दोनों का गुणा कर देते हैं। दोनों का गुणा कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको? इसका एलसीएम मिल जाएगा। तो गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका? 15 दूनी, ये आपका 15 था 150 और 15 दूनी 130, कितना आ गया आपका? 180 आ गया। तो ये आप बोलोगे सर जो 180 आ रहा है ये हमारा क्या है? इसका एलसीएम है। तो ये आपको यहां इस तरीके से, अभी तो मैंने आपको बताया, लेकिन ये क्या है? गलत है। क्यों ये गलत हो रहा है आपको ये समझना है, वाई ये गलत क्यों हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा। देखो क्या है, एलसीएम आपको किसका निकालना है? एलसीएम आपको निकालना है 12 और 15 का। और दोनों ही संख्याएं क्या दिखाई क्या पड़ रही हैं? सह अभाज्य दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है, जब कभी भी आपको ये 12 क्या है, 12 अपने आप में एक क्या है तो कंप्लीट नंबर, पर ये दो संख्याओं से मिलकर भी बना हुआ है। ये बताओ मेरे को, जैसे 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक क्या है? ये आपकी प्राकृतिक संख्या है, पर ये क्या है? अपने आप में कंप्लीट नंबर है, ये किसी से मिलके नहीं बनी है। एक का मान एक, दो का मान दो होता है। यहां पास 12 क्या है? ये 12 क्या हो सकता है? ये 12 6 और 2 का गुणा हो सकता है, 6 और 6 का योग हो सकता है। तो गुणा तो हमको योग नहीं देखना है, यहां आपको ये समझना है कि 12 और 15 में आपको ये देखना है कि कुछ इसमें ऐसा कॉमन छुपा हुआ है क्या। तो आपको वो चेक करना है कि दोनों में कुछ कॉमन है क्या। तो देखो आप यहां क्या करो, 12 को तोड़ो। तो 12 को कैसे तोड़ना है? आपको 2 गुणे 6 कर दो। 12 को आप क्या करोगे? 2 गुणे 6 कर दो। और क्या कर सकते हो उसको आप? 12 को और क्या कर सकते हो आप? 2 गुणे 6 कर सकते हो, या तो क्या कर सकते हो उसको आप 3 गुणे 4 कर सकते हो। तो क्या होगा? ये आपका 12 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आप यहां पास देखना, इसको क्या कर सकते हो आप? 3 गुणे 5 लिख सकते हो, 3 गुणे 5 लिख सकते हो। तो आपको यहां से एक चीज दिखाई दे रही होगी, इस 12 और 15 में ये 3 क्या है? ये 3 कॉमन है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहां पास से 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, ये 3 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। तो समझना, जब कभी भी आपको एलसीएम आप 12 और 15 दिखाई देता है तो आप ये मत देखना कि ये 12 और 15 क्या है? सह अभाज्य संख्या है, डायरेक्टली इनके गुणा कर दिए। तो जब जब कभी भी आपको क्या है, 4, 5, 6, 7, 1 से लेके जब आपको 9 तक की संख्याएं दी हुई हो और वहां पास यदि वो संख्याएं सह अभाज्य है तो वहां आप डायरेक्टली गुणा कर सकते हो। लेकिन जब संख्या 9 से आगे बढ़े, 10 से लेके जब वो आगे बढ़ जाएगी तो वहां आपको डायरेक्टली गुणा नहीं करना है, याद आपको ये रखना है। यदि संख्याएं 1 से लेके 9 के बीच में है, सपोज मानिए कि 5 और 9, 5 आपको आपको पूछ दिया कि एलसीएम ऑफ 5 एंड 9। अब आप बताओ ये संख्याएं किसके बीच में है? ये संख्याएं 1 से लेके 9 के बीच में आ रही हैं, है ना। तो क्या होगा? और क्या 5 और 9 एक दूसरे से विभाजित है? तो नहीं है। तो ये संख्याएं क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहां आपको डायरेक्टली गुणा कर देना है, 9 पन्ना 45। तो 45 क्या होगा? इनका एलसीएम होगा। लेकिन जैसे ही संख्या 9 से आगे बढ़ती है तो वहां आपको डायरेक्टली गुणा नहीं करना है, वहां आपको पता करना है कि दोनों संख्याओं में कॉमन क्या आ रहा है। जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में 12 और 15 में 3 हमको कॉमन दिख रहा है, 3 चौको 12 और 3 पच्चे 15। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? तो चलिए मैं इसको हटा रहा हूं थोड़ा सा, या तो आप यहां देखिएगा, समझना आप। देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है?
12 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां समझना, 12 को हमने क्या लिखा, 3 गुणे 4 लिखा, और 15 को हमने क्या लिखा, 15 को हमने लिख दिया 3 गुणे 5। तो यहां पास आप देखो आपको 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो कभी भी आपको जब 12 और 15 का एलसीएम निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, देखो अब आपको यहां पास एक चीज दिखाई दे रही होगी कि दोनों में ही 3 क्या है, कॉमन है। 3 क्या है, देखना, ये दोनों में 3 कॉमन है। अब बचा क्या, 4 और 5 बचा। दोनों में कॉमन क्या है, 3, बचता क्या है, 4 और 5। अब आपको यह देखना कि 4 और 5 सह अभाज्य है कि नहीं है। हमने क्या कर दिया, इस 12 और 15 को तोड़ दिया सिंगल डिजिट नंबर्स में, क्या कर दिया, सिंगल डिजिट के नंबर में हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये देख रहे हैं कि 4 और 5 एक दूसरे से विभाजित है कि नहीं है। यदि नहीं है तो क्या कर देंगे, दोनों का गुणा कर देंगे। तो अब क्या होगा, आपका जो एलसीएम आएगा ना वो क्या आएगा, समझना। तो एलसीएम जो आपका आएगा वो कैसे होगा, दोनों में कॉमन क्या है, 3। अब क्या कर दो, 4 और 5 का गुणा भी साथ में कर दो, तो आपका ये क्या हो गया, एलसीएम कितना आ गया। अब आप देखो 5 चौक 20 तिहाई 60, इसका एलसीएम भी कितना आ गया, 60 आ गया। हो रहा है क्लियर। तो देखो क्या करना क्या है, बेसिकली जब कभी भी आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्या दिया हुआ होगा और आपको चेक करना है कि दी हुई संख्याएं सह अभाज्य हैं, तो डायरेक्टली गुणा कर दो और एलसीएम निकाल लो। यदि संख्या 9 से आगे बढ़ रही है तो आपको वहां सीधे गुणा नहीं करना है, वहां आपको उन संख्याओं को ब्रेक करना है और देखना है कि इन दोनों संख्याओं में या दी हुई तीनों संख्याओं में कॉमन क्या है। जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको पहले आप यहां लिख लो और उसके बाद में देखो फिर कॉमन क्या नहीं है। तो 4 और 5, और 4 और 5 क्या है, एक दूसरे से विभाजित नहीं है, अर्थात सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने क्या कर दिया, उनको भी यहां गुणा कर दिया। तो कितना हो गया, यह आपका 60 आ गया। चलिए क्रॉस चेक करते हैं। जो हमने पहला मेथड देखा था कि दी हुई संख्याओं में से बड़ी संख्या को पकड़ो और उसका पहाड़ा पढ़ो, तो देखो 12 और 15 में बड़ी संख्या कौन सी है, 15 है। चलिए 15 का पहाड़ा पढ़िए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। क्या 30 12 से विभाजित है, नहीं है। 15 तिहाई 45, क्या 45 12 से विभाजित है, नहीं है। 15 चौक 60, क्या 60 12 से विभाजित है, हाँ 60 12 से विभाजित है, 12 पंचे 60। तो कितना आ गया आपका एलसीएम, 60 आ गया। अर्थात हमने पहले मेथड से भी क्रॉस चेक कर लिया कि आपका इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 60 आ रहा है, और ये वाले मेथड से भी हमने चेक कर लिया कि क्या रहा है, आपका एलसीएम 60 आ रहा है। इसको नोट करिए, फिर बताता हूं कि यहां से जो आपका टाइप 2 है, एक नया फॉर्मूला डेवलप हुआ है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके पूरे एलसीएम एचसीएफ का, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, वो आपको अभी एलसीएम में भी काम आएगा और वो आपको एचसीएफ में भी काम आएगा। ठीक है, नोट करो। चलो देखना, ध्यान देना, क्या था ये 12 और क्या था यहाँ 15। हमने क्या लिखा, इसको 3 गुणे 4 लिखा, 3 गुणे 4, और इसको हमने क्या लिख दिया, 3 × 5। तो इसको मैं यह लिख सकता हूं, देखो यहां पास से जो 12 है तो इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया 4x, इसको मैंने बोल दिया 4x, और ये 15 है इसको मैंने बोल दिया 5x, इसको मैंने क्या बोल दिया 5x। समझना, यहां पास x का मान क्या है, 3 है, और यहां पे x का मान क्या है, 3 है। यदि आप 5x में x का मान क्या है, ये 3 है, मतलब मैंने यहां पर क्या कर दिया, जो x है उसको 3, तो ये तीन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, और इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो पहली संख्या क्या आ गई आपकी, पहली संख्या आ गई 4x, और दूसरी क्या आ गई आपकी 5x। तो समझना, कभी भी आपको एलसीएम आपको पूछ दे, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, एलसीएम ऑफ आपको बोल दे XA और आपसे बोल दे XB, दो संख्याएं हैं, और वो दो संख्याएं कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, या जो भी संख्या आपको दे दे, आपको दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, आपको दो संख्याओं का आपको एलसीएम पूछ रहा है, और XA और XB के फॉर्म में है। कैसा, आपके XA और XB के फॉर्म में है, तो इनका एलसीएम क्या होता है, X गुणे A गुणे B होता है। बस आपको इतना समझना है, इतना आपको समझना है। अभी आप देखो अपने क्वेश्चन में देखना, यहां पास x का मान कितना है, तो आप बताओगे सर x का मान हमने 3 माना है। अब आप बताओ यहाँ a क्या है, तो a कितना है आपका 4 है, और b कितना है 5 है। भाई हमने ये निकाल क्या रहा है, ये x और xb क्या है, x a और xb क्या है, ये आपका 3x और 4x। तो क्या हो जाएगा, ये x गुणे a गुणे b, तो a कितना है 3 और b कितना है 4, तो 3 गुणे 4 गुणे 5 बराबर कितना आ गया, ये 60। समझाने का आपको बेसिकली मतलब ये है, समझ में आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
कई बार तो क्या रहता है कि कुछ ज्यादा ही आप लोगों को यदि समझाने की प्रयास किया जाए तो वहां से भी मामला क्या बिगड़ने लगता है। मुझे कुछ ऐसा लगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को कंफ्यूजन कुछ पैदा हो रहा हो, तो दोबारा मैं यहाँ रुक रहा हूँ। कोई दिक्कत, किसी को कुछ समझ में कोई दिक्कत आ रही है कि यहाँ तक आ रही होगी तो कमेंट्स में बताइएगा आप लोग, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, 12 और 15 को हमने क्या लिखा, 3 और 4 लिखा और 3 और 5 के रूप में लिखा। दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, तो जो कॉमन है उसको मैंने x मान लिया। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं कि 12 बराबर क्या 4x और 15 बराबर क्या 5x। तो यहां से एक फॉर्मूला निकाला कि दो संख्याएं xa और xb के फॉर्म में हो तो उनका एलसीएम क्या होता है, x गुणे a गुणे b। तो यहां पास क्या है आपका 3x और 4x, सॉरी यहां पास जो आपका है ना, देखो ये कितना है आपका 4x और ये 5x है ना, ठीक है। चलो अच्छा हुआ मेरे को दिख गया, करेक्ट हो गया। कई बार क्या होता है सॉल्व करते करते अपने अपन को ध्यान में तो है कि हम निकाल रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होती है हमसे एंट्री गलत हो जाती है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 4x और 5x, तो x का वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पास हमने 3 मानी थी, तो ये 3 और a क्या है 4 है और b क्या है 5 है। तो ये जो बेसिकली मेरे को बताने का मतलब आप लोगों को जो है वो क्या है, यहाँ से आप लोग को याद रखना है कि एलसीएम ऑफ कोई संख्या XA और XB है, तो क्या करना है आपको याद रखना है कि उनका एलसीएम क्या होगा, x गुणे a गुणे b होगा। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो उसी जो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा है ना, उससे देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, वही इसलिए मैंने आपको ये बताया था कॉन्सेप्ट। देखो क्या बोल रहा है कि प्रश्न क्या है हमारे पास में कि तीन संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4:5 और उनका एलसीएम आपको दिया हुआ है 180। 180 उनका एलसीएम दिया हुआ है, तो पूछ रहा है बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए अब क्या करते हैं कि हमने माना माना क्या, हम क्या करते हैं मान लेते हैं भाई, जब पता नहीं रहता तो क्या करते हैं मानते हैं। माना पहली संख्या क्या है आपकी, जो आपका फर्स्ट नंबर है वो क्या है आपका, जो आपका पहला फर्स्ट नंबर है वो क्या है, संख्याएं क्या है 3:4:5 में है। तो हमने क्या मान लिया कि जो हमारा पहली नंबर है वो क्या है आपका 3x है। उसी तरीके से हमने मान लिया कि जो हमारा सेकंड नंबर है वो क्या है 4x है। और हमने क्या मान लिया कि जो हमारा थर्ड नंबर है वो क्या है, जो हमारा थर्ड नंबर है उसको हमने मान लिया 5x है। क्या है आपका 5x है, मान लिया हमने। अब क्या है हमसे बोल रहा है कि इन तीनों संख्याओं का 3x 4x और 5x का आपको एलसीएम दिया हुआ है। तो इन तीनों संख्याओं का, किनका, इन तीनों संख्याओं का, कौन कौन सी संख्याओं का, 3x 4x और 5x, इन तीनों संख्याओं का हमको एलसीएम कितना दिया हुआ है बताइए, 180 दिया हुआ है। इन तीनों संख्याओं का, तीन संख्याएं हैं उनका अनुपात दिया है। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया कि पहली संख्या क्या है 3x, यहां से हमने इसको 3x मान लिया, इसको 4x मान लिया और इसको 5x मान लिया। कभी भी आपको ऐसा रेशियो आएगा तो आपको समझ लेना है कि जो रेशियो किसका है, पहली दूसरी और तीसरी संख्याओं का रेशियो है। और रेशियो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। रेशियो जब आता है तो संख्याएं क्या होती हैं, अपने आप विभाजित रूप में होती हैं, ये पूर्ण रूप में नहीं होती है रेशियो में, ठीक है। यहां पर समझिएगा। तो हमने यहां से क्या कर लिया, 3 4 5 के रेशियो में दिया हुआ है, तो हमने इसको 3x 4x और 5x मान लिया। अब क्या कर दिया, हमको बोल रहा है कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आपको कितना दिया हुआ है, तो यहां दे दिया है आपको 180। यहां तक कहानी क्लियर हुई। अभी हमने इसके पहले प्रॉपर्टी में क्या देखा था कि दो संख्याएं यदि XA और XB हो तो उनका एलसीएम क्या होता था, x गुणे a गुणे b। दो संख्याएं, मैंने आपको बताया था ना अभी कि दो संख्याएं हैं XA और XB, तो उनका एलसीएम क्या होता था, x गुणे a गुणे b। ये मैंने आपको अभी बताया था ना। तो अब क्या हो रहा है कि ये दो थी, अभी कितना आ गए, तीन संख्याएं आ गई। दो हो, तीन हो, पांच हो, 10 से हमको उससे हो कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन का मतलब क्या होता है, एलसीएम ऑफ 3x 4x 5x क्या होगा। तो पहले लिखोगे आप x, फिर क्या कर दोगे, देखो ये आपका a है, ये b है और ये c है, तो क्या कर दोगे आप 3 गुणे 4 गुणे 5 कर दोगे, बराबर किसके है 180 के है। 3 इंटू 4 इंटू 5 क्या होता है, अभी तक कम से कम हम 10 बार सॉल्व कर चुके हैं, कितना होता है 60 होता है। तो ये कितना आ गया आपका x गुणे 30 हो गया, बराबर कितना है यहाँ 180 है। तो ये 30 से 180 कटेगा, ये जो 30 है आपका 180 के नीचे जाएगा, तो आपकी यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 3×18। तो कितना आ गया आपका x का वैल्यू, यहाँ से कितनी आ गई आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 6। पूछ क्या रहा है आपसे,
दूसरी संख्या क्या है बताओ यहां से आप, सेकंड नंबर क्या है, 4x है। 4x का मतलब क्या हुआ 4, और x का मान कितना आया है 6, तो कितना हो गया आपका 24। तो यहां से आपकी दूसरी संख्या का वैल्यू कितना आ गया 24। आया समझ में? चलिए यहां पास थोड़ा सा करेक्शन करिएगा। ये क्या है आपसे लिखा हुआ देखो, ये 3 गुणे 4 गुणे 5 10 बार हम सॉल्व कर चुके हैं और मैंने यहाँ पास आप लोग को गलत लिख दिया है यहाँ पास, हालांकि हमने आंसर सही निकाला है। ठीक है, क्या होता है देखो मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते क्या रहता है कि हमको दिमाग में चल रहा रहता है कि मेरे को पता है कि हमको मैं आगे सॉल्व क्या कर रहा हूँ, पर कई बार क्या होता है कि लिखते कुछ और है और हम बोलते अपने मुंह से कुछ और है। तो यहाँ से ये तो जनरली मैथ्स पढ़ाने में दिक्कत हो ही जाती है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पास देखो 3 गुणे 4 गुणे 5 बराबर क्या होता है 4 3 12 पंचे 60। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पास, मैंने यहाँ लिख दिया है 30। तो इसको आपको करेक्ट करना है। तो ये कितना है एक्चुअल में, ये कितना है 60, अपना आंसर चेंज होगा। तो ये कितना है 60 है, और जब 60 180 के नीचे जाएगा तो कितना आएगा आपका आंसर 3 आएगा। ये कितना आएगा आपका 3 आएगा। तो भाई सॉरी आप लोगों से है ना, मेरे से भी भूल हो जाती है, पर हम पढ़ सही तरीके से रहे। सॉल्यूशन में कई बार क्या होता है लगातार क्लासेस रहती हैं तो कई बार ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फिर भी मेरी गलती है तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेकों को हमको टॉलरेट करना है। तो ये क्या हो गया x इंटू 60 आया, तो यहाँ पास हमको x का मान क्या मिल गया, ये आप यदि 60 यहाँ कर दोगे तो कितना मिलेगा आपको, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड नंबर पूछ रहा है, सेकंड नंबर कितना है 4x है। तो क्या करोगे यहाँ से आप, ये आपको क्या पूछ रहा है सेकंड नंबर, तो हमको यहाँ से सेकंड नंबर हमको मालूम है कितना है 4x, और x बराबर कितना है 3 हमने निकाला है, तो आपका कितना आ गया ये 12 आ गया। ठीक है जी, तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, सुधार कर लिया हमने समय रहते। चलिए तो ये क्या हो गया हमारा, इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको संख्याओं का अनुपात दिया हो तो हमको क्या करना है, इनको मान लेना है 3x 4x 5x है, और हमको पता है कि यदि जो भी संख्या हो xa xb xc जितनी भी संख्याएं आगे बढ़ती जाएं तो क्या होगा x गुणे a गुणे b गुणे c गुणे d, जितनी भी संख्याएं आपको देगा। तो यहाँ 3 संख्याएं हैं तो हमने क्या कर दिया x गुणे, ये सब में क्या है x कॉमन है तो x लिख दिए, फिर क्या है 3 4 5, तो 3 गुणे 4 गुणे 5 बराबर कितना आपको 180 दिया हुआ है, इसका आंसर निकाल लिए। चलिए आ रहा है समझ में? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं भाई, यहां तक क्लियर हो गया है तो अब देखो, अब आपका आ गया टाइप 3। क्या बोल रहा है, एलसीएम। जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर होता है। का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड की अधिकतम घात। जो आपका एलसीएम होता है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड का अधिकतम क्या होती है, अधिकतम घात। हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। देखो कैसे, चलो अब आपको प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एलसीएम ऑफ 136 144 168, आपसे 136 144 और 168 का एलसीएम पूछ रहा है। आप बताओ इसका आंसर आप कैसे निकालोगे। तो आप बताओगे सर आपने बताया है कि बड़ी संख्या का, तीनों में से बड़ी संख्या देखो उसका पहाड़ा पढ़ो। सर 3 4 8 10 का पहाड़ा समझ में आता है, इन तीनों में बड़ी संख्या क्या है 168। अब आप बोलोगे सर कि 168 का पहाड़ा कैसे पढ़ें। तो भाई देखिए मैंने आपको बताया था ना कि एलसीएम निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं। जब संख्याएं छोटी हो और कम हो तब तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को देखेंगे उसका पहाड़ा पढ़ लेंगे। जब संख्याएं आपको बड़ी संख्याएं मिल जाएं तो अब आपको कौन सा मेथड अपनाना है, अब आपको वो बताता हूं। देखिएगा हमारे पास में पहली संख्या क्या है, हमारे पास में पहली संख्या है 136, दूसरी क्या है 144, और तीसरी संख्या क्या है 168। पहला तरीका क्या है, जो आपको सबसे बेसिक मेथड था, कौन सा वाला मेथड था, इस तरीके से जो लिखते थे। तो यहां पास क्या करोगे आप 136 144 और 168 लिख के, 168 लिख के आप इसका इस तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन आपको उसको यूज नहीं करना है, वो मेथड आपको यूज नहीं करना है। समझिए कैसे, 136 है तो आपको देखो इसको ब्रेक करना है, समझना है, आपको मैं सिखा रहा हूं निकालना, एक बार सीख जाओगे तो तेजी से करोगे। 136 है तो सबसे पहले इसको आप तोड़ो दो भागों में। तो 136 को आप यदि आप दो भाग में तोड़ोगे तो बताओ कैसे कितना आएगा। 136 को यदि आपको दो भाग में तोड़ना है तो कितना आएगा, देखो कैसे निकालेंगे। कितने में दो का गुणा करेंगे 136 हो जाए, तो 6 दूनी के 12 120 होता है, मतलब 60 गुणे 2 करेंगे तो 120 आएगा, कम हो रहा है।
65 गुणा 2 करेंगे तो 130 आ रहा है, कम हो रहा है। और 68, यदि हम 68 गुणा 2 कर दें, 68 गुणा 2 कर दें तो कितना हो रहा है, 136 हो रहा है। अब क्या करना है, आपको इस 68 को तोड़ना है। तो ये 2 को, ये 2 था, इस 2 को आपने यहां लिखा, इस 2 को आपने यहां लिख दिया। अब आप तोड़ो किसको, 68 को। तो फिर क्या करना है, देखो कि 68 को 2 भाग में तोड़ना है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 34 दूनी 38, 34 दूनी 38। तो ये आपका 34 और ये आपका 2 आ गया। फिर क्या करना है आपको, फिर इस 34 को आगे फिर तोड़ना है। तो देखो कैसे करोगे आप, ये 2 गुणे 2 तो आपने लिख ही दिया, ये जो 2 था और ये 2 था, इसको आपने लिख दिया। 34 को तोड़ो तो कितना होगा, 17। तो क्या होगा, 2 गुणे 17, 2 गुणे 17। क्या 17 अब 2 भागों में टूटेगा, लेकिन वो दशमलव में नहीं होना चाहिए, वो पूर्ण रूप से टूटना चाहिए। तो 17 को अब आप 2 भागों में नहीं तोड़ पाओगे, फिर वो पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा, और हमको दशमलव वाले पे नहीं जाना है। वहां तक तोड़ना है जहां तक क्या हो, वो संख्याएं पूर्ण रूप से रहे, है ना, वो दशमलव में हमको नहीं जाना है। तो ये क्या हो गया, ये देखो, ये आपका इस रूप में आ गया। कैसा आ गया आपका, 2 गुणे 2 गुणे 17। तो देखो आप इस 2 गुणे 2 गुणे 2 को क्या ले सकते हो, 2 की घात 3 ले सकते हो। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो हमने क्या लिख दिया, 2 की घात 3 लिख दिया। और क्या है ये आपका 17। ठीक इसी तरह से देखो क्या करना है आपको, जब आपका 144 है तो क्या लिख सकते हो, 144 को आप बताओ क्या लिखोगे। ये आपका हो जाएगा क्या, आपका 7 दूनी 14 और 72। तो ये आपका आ गया 72, 72। तो कितना हो गया, 72 दूनी 144। फिर इस 72 को तोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 2 तो हमने लिखा ही लिखा हुआ था, समझिएगा ना, ये आपका पहले वाले का है, ये आपका 136 का है। फिर समझिएगा, तो 2 का 72 को तोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 36, 36 दूनी कितना होता है, 72। आगे बढ़ो, अब क्या करना है, इसको हमको फिर तोड़ना है। तो ये 2 गुणे 2 तो था पहले से हमारे पास में, 36 कितना होगा, 2 गुणे 18, 2 गुणे 18। और इसको आगे तोड़ोगे तो क्या होगा, 2 नम्मा। तो देखो 2 गुणे 2 है, तो मैंने इसको 2 की घात 3 लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 गुणे 9, 2 गुणे 9 क्या हुआ, 18। समझना, यहां जगह कम पड़ रहा है, लेकिन ध्यान ध्यान बिल्कुल अपनी मतलब आंखें गड़ा के रखना। तो ये कितना हो गया, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 को मैंने क्या, 2 की घात 3 लिख दिया। 18 को मैंने फिर तोड़ा तो कितना हो गया, 2 गुणे 9, अर्थात कितना हो गया, 18। तो अब क्या हो जाएगा, ये आपका 2 की घात, ये 2 की घात 3 और 2 एक और, तो कितना होगा, 2 की घात 4। और 9 को क्या लिखूंगा मैं, 3 गुणे 3, 3 तिहाई 9 होता है ना, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 3 गुणे 3। क्या लिख दिया इसको मैंने, 3 गुणे 3। समझना, आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, लेकिन बता रहा हूं मैं आपको कि यहां से सीखना क्या है, यहां से हमको रिजल्ट निकालना क्या है, मैं आपको वो बता रहा हूं, वहां से प्रश्न बनता है। तो ये क्या हो गया आपका, देखो 2 की घात 4 और 3 गुणे 3, 2 बार 3 आ रहा है, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं, 3 की घात 2 बोल सकता हूं ना आपको। तो ये क्या हो जाएगा, देखो जो आपका 144 है, इस 244 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 4 और 3 की घात 2। ठीक इसी तरह से जब आप क्या करोगे, 168 को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 की घात 3, आपको मिल जाएगा 2 की घात 3, और आपको मिल जाता है 3 गुणे 7, 3 गुणे 7, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। तो आपको रिजल्ट पकड़ना है। ये सब मैंने आपको इसलिए सिखाया कि आपको कुछ बताना चाहता हूं, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आपको वहां से मैं ये बताना चाह रहा था। तो अब आप इसका रिजल्ट पकड़ना। बेसिकली क्या हमको यहां से मालूम पड़ गया, 136 बराबर आपको क्या मिला, 2 की घात 3 गुणे 17। 144 बराबर हमको क्या मिला, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। और क्या मिला, 168 बराबर हमको मिला 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 7। समझना, इतना पहले आप नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। नोट करिए इसको पहले। चलिए, ये नोट हो गया ना। देखिएगा क्या मिला था हमको, 136, 136, 144 और 168 क्या मिला था। तो पहला हमको मिल गया था 2 की घात 3 गुणे 17। दूसरा क्या मिल गया था हमको, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। और ये हमको क्या मिल गया था, 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 7। अब आपको क्या ध्यान देना है, क्या बोल रहा है, एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की अधिकतम संख्या।
अब आपको समझना है यहां से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को। देखो 2 और 7, 2 और 17 क्या एक दूसरे से पूरी तरह विभाजित है? नहीं। अर्थात 2 और 17 कैसे हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या ये दो और ये 3, ये नीचे वाला, क्या एक दूसरे से विभाजित है? नहीं है, सह अभाज्य है। इसी तरह से 2, 3 और 7 ये भी क्या है? एक दूसरे से विभाजित नहीं है, अर्थात क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। और हमसे क्या बोल रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं का या अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड के अधिकतम घात। तो देखो हमारे पास में ये संख्याएं, ये 2, 17, 2, 3, 2, 3, 7 ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात एक दूसरे से विभाजित नहीं है। इन संख्याओं के अधिकतम घात का गुणनखंड, अधिकतम घात का गुणनखंड। तो देखो पहले वाले में देखो 2 की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। दूसरे वाले में क्या है? 2 की अधिकतम घात क्या है? 4। और तीसरे वाले में 2 की अधिकतम घात क्या है? 3। तो हमको क्या करना है? इन तीनों में उसको देखना है कि इन तीनों में कॉमन क्या है? 2 की घात। और सबसे अधिक किसकी घात है? पावर सबसे अधिक किसका है? तो 2 की पावर 4 है। तो क्या कर देंगे हम? यहां पास लिख देंगे 2 की पावर 4। फिर आप देखो 17, 17 यहां है क्या? यहां 17 है, इसमें 17 है, कहीं 17 नहीं है, तो हमने क्या कर दिया? 17 लिख दिया। भाई 17 की घात क्या है? 1 है, लेकिन 17 बस सिर्फ एक ही में है, तो 17 हमने वहां छाप दिया। अब समझना, अब आते हैं 3 पे। तो देखो यहां पास क्या है? 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, और यहां क्या है? 3 की पावर कुछ नहीं लिखा है, तो मतलब क्या? 1 है। 3 की पावर क्या है? 1 है। बताओ मेरे को इन दोनों में से किसकी घात ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 3 की पावर 2। तो हमने क्या लिख दिया? इसको 3 की पावर 2 लिख दिया। अब आप हमारे पास में क्या बचता है? 2 भी हो गया, 17 भी हो गया, 3 भी हो गया, बचा क्या? 7। 7 इसमें केवल सिंगल है, बाकी किसी में नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया? यहां से उल्टू 7 लिख दिया। तो ये आपका जो एलसीएम निकला 136 का, 144 का, 168 का, कितना आएगा? ये आपका, ये सब क्या है? ये आपका एलसीएम निकला। इसका निकला है ये आपका 136, 144, 168 का, ये क्या आ गया? आपका एलसीएम आ गया। ये आपका एलसीएम आ गया। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कभी भी आपको इसका एलसीएम निकालने को नहीं बोलेगा, वो क्या करेगा? अब समझना। और आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोगों ने यदि प्रश्न देखा भी होगा तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, या आप लोगों ने नहीं भी देखा होगा तो जाकर देखिएगा। हाल ही में शायद तक पटवारी के एग्जाम में या आरआई के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसने कुछ नहीं किया था, यहां आपको उसने 136, 144 और 168 ना देखे क्या कर दिया था? बता रहा हूं मैं आपको। इसको क्या बोल दिया था? इसको बोल दिया था कि P बराबर 2 की घात 3 गुणे 17, बोल दिया था Q बराबर 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2, और बोल दिया था R बराबर 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 7, 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 7। तो आपको ये 136, 144 और 168 नहीं दिया था। P बराबर इतना, Q बराबर इतना और R बराबर इतना हमको दे दिया था, और पूछा कि बताइए इनका एलसीएम क्या होगा। और आपको ऑप्शन में इस तरीके से आपको ऑप्शन बना के दिया हुआ था। डायरेक्टली आंसर इसको सॉल्व करके आंसर नहीं दिया था, आपको कुछ इस तरह से बना के दिया हुआ था। तो क्या करना है, जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो एलसीएम की ये तीसरी परिभाषा होती है कि जो सह अभाज्य संख्याएं होते हैं उनके गुणनखंड की अधिकतम घात का गुणनफल क्या होता है? अधिकतम घात का गुणनफल। ये क्या कर रहे हैं? हम गुणा कर रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं दोस्तों, याद रखना कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड की अधिकतम घात का गुणनफल, यहां नोट करना कि अधिकतम घात का गुणनफल क्या? उनका मल्टीपल, उनका गुणा। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड की अधिकतम घात। तो यहां पास क्या मिल गया? देखो हमको सबसे तीनों में देखना है। सबसे पहले तो हमको देखना है संख्याएं 2, 17, 2, 3, 2, 3, 7। तो सबसे पहले पकड़ते हैं 2 को, सबसे अधिक तीनों में। अब तीनों में कंपेयर करना है, सबसे अधिक घात किसकी है? 2 की घात 4 है। उसके बाद में ये 3 है, ये 3 है, इनको नहीं लेना है, तो 2 की घात 4 को ले लिए। कि 17 केवल एक ही है, तो 17 को छाप दिए। यदि 17 यहाँ पास सपोज मान लो कि यहाँ पास सपोज मान लो कि यहाँ एक ऐसा होता 17 की घात 2 ऐसा होता, तब क्या करते आप? 17 की घात 2 को लेते। क्यों? क्योंकि दोनों में अधिकतम घात किसकी है? 2 की है, तो आप यहाँ पास 17 की घात 2 लिखते। लेकिन क्या हमको यहाँ पास दिया तो नहीं हुआ है, तो हमने क्या लिख दिया? डायरेक्टली वहां 17 लिख दिया। अब पकड़ते हैं 3 को, तो 3 की अधिकतम घात क्या है? तो इन दो में 3 है, तो अधिकतम घात क्या है? 2 है, तो 2 वाले को लिख दिए। अब बचा क्या? 7, 7 लिख दिए। अधिकतम घात और कॉमन देखना है कि तीनों में कॉमन क्या है और हाईएस्ट पावर किसका है, उसको हमको नोट कर देना है और उनका गुणा करते जाना है। ठीक है, इसको नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपको ऐसे नहीं पूछेगा, वो आपको इस तरह से बना के पूछेगा। P बराबर इतना, Q बराबर इतना, R बराबर इतना, बताइए इनका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, नोट करो।
चलो देखो यार क्या होता है, अब आपको यदि क्लास में ये जो मैं क्लास का जिस लेवल पे मैं क्लास ले रहा हूं, ठीक इसी तरह से दोस्तों मैं कई सालों से आपके जितने भी बैचेस होती हैं उनमें मैं इसी तरीके से ऑफलाइन बैचेस लेता हूं। और मैंने आपसे वादा किया है कि हम आपको जो हॉस्टल वार्डन के लिए शिक्षक भर्ती के लिए जो फ्री क्लासेस दे रहे हैं, तो फ्री क्लासेस का मतलब ये नहीं कि मैं आपको पीडीएफ लिया और 20-25 क्वेश्चन धाए 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 सॉल्व करवा दिया। ठीक उसी तरह से जैसा कि मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं, ठीक उसी तरह से मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस फ्री मोड में ले रहा हूं। कोई भी परिवर्तन नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को कोशिश करता हूं कि आपके दिमाग में बैठे। अब मैं तो कोशिश करता हूं, बाकी बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है वो तो आप लोग कमेंट में बताओगे दोस्तों। मैं अपनी ओर से मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, ये हमने अपना क्वेश्चन हमारे पास में आ गया, टाइप नंबर 4। इसीलिए क्या होता है कि हमारी क्लास लंबी होती है। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर क्लास को बहुत लंबा मत रखिए, कई बार बोलते हैं सर क्लास को इतना छोटा मत रखिए। लेकिन लंबे और छोटे से कोई हमको कोई मतलब नहीं है, हमें क्लास में कंटेंट से पढ़ने से मतलब है। मेहनत तो आपको करना पड़ेगी, 6 लाख लोगों के बीच में आपको सिलेक्शन पाना है, तो मेहनत आपको करना पड़ेगी, दोबारा इसका कोई समाधान नहीं है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भिन्नों का आपको एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो लिखिएगा यदि आपको भिन्न का भिन्न मतलब क्या होता है, पी वाई क्यू के फॉर्म में संख्या दी होती है, भिन्न का आपको एलसीएम निकालना है। तो देखो सिंपल सा क्या होता है, आपको क्या पूछ रहा है, एलसीएम आप 4/5, 8/35, 2/15 और 6/25। तो ये देखो एलसीएम आप आपसे क्या पूछ रहा है, ये कितना दिया हुआ है आपको 4/5 और क्या दिया हुआ है 8/35 और क्या दिया हुआ है 2/15 और क्या दिया हुआ है 6/25। ये क्या हो गया आपका, ये आपसे पूछ रहा है कि दी हुई संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है। तो ये सभी क्या है आपके भिन्न रूप में दिख रही हैं आपको। तो देखो जब आपको भिन्नों का एलसीएम निकालना होता है तो उसका नोट करना फॉर्मूला क्या होता है। जब कभी आप भिन्न का एलसीएम निकालते हो तो फॉर्मूला क्या होता है कि आपके अंश का आप निकालोगे क्या एलसीएम। अंश मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर, ऊपर वाला। ये ऊपर वाले 6, 8, 2, ये 4, 8, 2, 6 सब क्या है, ये अंश है, न्यूमरेटर है। और नीचे क्या है, हर है, इसको बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ये क्या है, डिनोमिनेटर है। तो अंश का अर्थात न्यूमरेटर का, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम। अंश मतलब क्या, न्यूमरेटर का एलसीएम। और नीचे क्या आएगा आपके भागे में, क्या आएगा आपका हर का, ध्यान देना हर का, यहां क्या आएगा एचसीएफ, क्या आएगा एचसीएफ। अब आप कहोगे सर हमने तो एचसीएफ पढ़ा नहीं है, नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी आपको समझना है कि ये कभी आपसे पूछता है कि भिन्नों का कभी आपसे पूछता है एलसीएम क्या होगा, तो जितने भी आपके अंश हैं इनका क्या होगा एलसीएम निकालोगे और आप क्या करोगे हर का एचसीएफ निकालोगे। तो निकाल लो। अब क्या करना है आपको एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है आपको एलसीएम निकालना है 2, 4 और क्या है 6 और क्या है 8। ठीक इसी तरह से क्या करोगे आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकाल लो। तो क्या हो जाएगा आपका 5 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है 25। 5, 15, 25 और 35, 5, 15, 25 और 35 का आपको एचसीएफ निकालना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो बताओ मेरे को 2, 4, 6, 8 का एलसीएम कैसे निकालोगे। छोटी संख्या है, बड़ी संख्या को पकड़ो, उसका आपका कर दो पहाड़ा पढ़ दो। देखो 2, 4, 6, 8 का पहाड़ा, तो 8 बड़ा है, 8 का पहाड़ा पढ़ो। 8 दूनी का 16, 16 में 4 का भाग भी जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, पर 16 में 6 का भाग नहीं जा रहा है, पूरी तरीके से पूरी रूप से भाजित नहीं हो रहा है। आगे बढ़ो तो 8 3 24, 24 में किस किस का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 6 का भाग जा रहा है, पर 24 में 4 का भाग जा रहा है क्या बताओ। तो 6 चौको 24 हाँ जा रहा है। तो क्या हो गया यहां से आपका जो 2, 4, 6, 8 का 2, 4, 6, 8 का आपको क्या मिल गया, आपको एलसीएम कितना मिल गया आपको 24। ये 24 आ गया। अब क्या है आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना मैं आपको अभी सिखाता हूं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्टली अभी इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। आपको यहां पास याद रखना यह है कि कभी भी आपको यदि भिन्न का आपको एलसीएम निकालना है तो अंश का क्या होगा, अंश का एलसीएम भागे क्या होगा हर का एचसीएफ होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ऊपर वाले का आपका एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो 5, 15, 25, 35 का जो आपका एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा। बस अभी आप इतना समझ लो, है ना। एचसीएफ मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि क्लास और लंबी होगी और आगे हमको एचसीएफ ऑलरेडी पढ़ना ही पढ़ना है। जब एचसीएफ में हम समझेंगे तब आपको दोबारा एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो एचसीएफ निकालना वहां सीख भी जाएंगे और इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए समझना कि सिर्फ भिन्न का या फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालोगे।
तो अंश का एलसीएम और आपके हर का एचसीएफ। ठीक है, चलिए इसको देखिए, तो कितना आ गया हमारा आंसर, कितना आ गया 24/5। चलिए अगला देखते हैं, क्या बोल रहा है, एलसीएम ऑफ डेसिमल, दशमलव का आपको क्या निकालना है, दशमलव का आपको एलसीएम निकालना है। तो इसके दो तरीके होते हैं। तो पहला तरीका देखो आप, सबसे पहला तो क्या है, आपको 2.25 दिया हुआ है, और क्या दिया है 2.2 दिया हुआ है, और आपको 3 दिया हुआ है। देखो 2.25 कितने अंक की संख्या है, बेसिकली 3 अंक इसमें है। तो देखो करो क्या, इसको आप ना सीधे इसको आप ऐसे लिख दो, 225 लिख दो। ठीक है, इसको क्या लिख दो आप, इसको 2 2 शून्य बना दो, आप इनको तीनों को कन्वर्ट कर दो 3 3 संख्याओं की। 3 करना है, देखो जब कभी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2.25 लिखा हुआ है, कितने यहाँ पास आपको 3 अंक दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हमने क्या कर दिया, कुछ नहीं किया है, हमने दशमलव हटा के इसको 225 लिख दिया है। यहाँ क्या कर दिया, दशमलव हटा के, तो 2.2 से यदि आप दशमलव को हटाओगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। लेकिन हमको क्या करना है, इनको 3 अंक की संख्या में परिवर्तित करना है। तो आगे एक 0 लगा दिए, और ये 3 है तो हमने क्या कर दिया, इसको आगे 2 शून्य लगा दिए, तो ये भी क्या हो गई, आपकी 3 अंक की संख्या बन गई। बेसिकली क्या करना है हमको, यहाँ पास क्या है, देखो तीनों में से एक संख्या क्या है, 3 अंक की संख्या है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि तीनों को 3 3 अंक की संख्या में परिवर्तित कर रहे हैं। दशमलव हटा दिए तो ये कितना हो गया, पहला आपका 225 हो गया, 220 हो गया, और 300 हो गया। अब क्या करना है कि आपको 225, 220 और 300 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो बेसिकली क्या कर दोगे, यहां आपको कुछ नहीं, एलसीएम आप क्या कर दोगे, 225, 220 और 300 का क्या कर दो, आप एलसीएम निकाल दो। इसका कितना एलसीएम निकाल लोगे तो कितना आएगा आपका, इसका एलसीएम आता है, यदि आप इसका एलसीएम निकालते हो डायरेक्टली तो इसका एलसीएम आता है 9900, है ना। इसको आप निकालते रहना, अपन को इतना लंबा सॉल्व नहीं करना है। जो बताने का मतलब है, जो आपको मैं बतलाना चाहता हूं वो आप समझिएगा। तो ये इसका आपने 225, 220 और 300 का एलसीएम निकाला तो कितना आ गया, 9900 आ गया। अब आपको ध्यान ये देना है कि कितने संख्याओं के पहले आपका दशमलव है, तो देखो 2 संख्याओं के पहले 220 के यहां पास लगा दोगे तो कितना होगा, 2.20 का मतलब ही 2.2 होता है। यहां भी क्या कर दोगे, यदि आप दशमलव लगा दोगे तो 3.000 कितने लगा दो, उसका मतलब 3 ही होता है। तो कितने, 2 संख्याओं की, पीछे से ना हम बढ़ रहे हैं राइट से, 2 संख्याओं के बाद में क्या करना है, आपको दशमलव लगा देना है। तो यहां क्या करोगे, ये 2 संख्या क्या आपका 00 है, तो यहां पास क्या लगा दोगे, आप लगा दोगे दशमलव, तो आपका कितना आ गया। तो यदि आपका एलसीएम यहां आ गया, एलसीएम आप 2.25, 2.2 और आपको यहाँ 3, ये क्या हो गया आपका 2.25, 2.2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया यहाँ 99। इस तरीके से आपको दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, पूरा हमने एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, उसके 5 प्रकार के हमने टाइप देख लिए हैं। अगली क्लास में हम एलसीएम को खत्म करेंगे, उसके बाद देखेंगे एचसीएफ क्या होता है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।